Hello dear students, good evening to all of you. It's class of William Shakespeare and the topic of discussion is Hamlet. And in the play, important characters were being discussed as you have seen in the earlier video. But before beginning the class, I am going to give the right response of the questions. तो जो प्रश्न है पहले आप उनका उत्तर देख लें. जो आपको प्रश्न दिया गया था, द सेकंड विच इन द प्ले स्पीक्स, यह क्वेश्चन दिए गए थे. क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेकंड विच इन द प्ले स्पीक्स. द सेकंड WITC विच इन द प्ले स्पीक्स, यह किसके बारे में बताती है? तो प्रेजेंट रदर देन पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट रदर देन पास्ट और यह किसके बारे में बताते हैं? प्रेजेंट रदर देन पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु स्पीक्स अबाउट फ्यूचर. हु स्पीक्स अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में कौन बताता है? तो द थर्ड विच. द थर्ड विच, भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन कौन करता है? द थर्ड विच करती है. नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन. इस लाइन में कौन सा अलंकार है? नार हीवन पीप. लाइन है NOR से नार, हीवन पीप, यहाँ दिया गया है. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन या इन द फॉलोइंग, मान लीजिए इन द फॉलोइंग लाइन कौन सा है? इसमें क्या है? नार हीवन पीप, जिससे कि स्वर्ग झांक न सके. ट्रांसफर्ड एपिथेट, TRANSFERED EPITHET, जो अलंकार है वह क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है. नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन. फोर्थ है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन. इस लाइन में कौन सा अलंकार है? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. इसमें कौन सा अलंकार है? तो वह है CHIASMUS. इसमें जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है वह क्या है? वह चियास्मस है. इसमें जिस अलंकार का प्रयोग किया गया वह कौन सा है? चियास्मस है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन. इसमें कौन सा अलंकार है? विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द, इसमें कौन सा अलंकार है? कम थिक नाइट्स, COMETHICKNIGHTS, कम थिक नाइट्स. तो कम थिक नाइट्स में क्या है? मेटाफर, METAPHOR. इसमें क्या है? मेटाफर है. तो चले देख लें जो प्रश्न लिखे गए हैं. एक बार पहले उनके उत्तर समझ लें कि द सेकंड विच इन द प्ले स्पीक्स प्रेजेंट रदर देन पास्ट और फ्यूचर. उसकी जो मास्टी है, जो कमांड है, वह किस में है? प्रेजेंट में है, रदर देन पास्ट और फ्यूचर में है. हर एक चुड़ैल की एक औरत के बारे में मास्टी है. इनकी जो मास्टी है वह किस में है? प्रेजेंट में, रदर देन पास्ट और फ्यूचर में है. क्वेश्चन नंबर 2 है, हु स्पीक्स अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में कौन बताती है? द थर्ड विच, शी हैज मास्टी एंड कमांड टू फोरटेल अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैन. नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन. नॉर हीवन पीप. तो नॉर हीवन पीप में जो अलंकार है वह क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एडजेक्टिव
या द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिविंग एडजेक्टिव और वर्ब ऑन द नॉन लिविंग। जब सजीव का विशेषण या सजीव की क्रिया को निर्जीव पर आरोपित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट कहता है। अब देखें यहाँ पे नॉर हीवन मीन्स क्या होता है? एन इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। अगर देखें तो स्वर्ग क्या है? यह एक मानवीय कल्पना का विषय है। तो हीवन पीप और जो झांकना है, यह जो शब्द है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? इट डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ लिविंग मैन। सीइंग पावर इज द क्वालिटी ऑफ द लिविंग मैन। यह लिविंग मैन की क्वालिटी है। तो जब लिविंग मैन की क्वालिटी जो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे वर्ब हो, जैसे आप इंटर में पढ़ कर के आए हैं, आपने पढ़ा होगा एनर्जी रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड, उसमें टॉमस क्रे महोदय ने लिखा हुआ है कि द प्लाउमैन प्लॉट्स ऑन हिज वियरी वे। तो वियरी एक ऐसा एडजेक्टिव है विच रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ द लिविंग ऑब्जेक्ट्स नॉट द नॉन लिविंग। वह सजीव के गुणों को व्यक्त करता है, न कि निर्जीव के गुणों को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पे देख वियरी वे लगा हुआ है। तो जब वियरी वे लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। चलें फिलहाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द फॉलोइंग लाइन? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जो यह है, तो जब दो शब्दों के हेर फेर से, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर होता है। जब लेटर्स के हेर फेर से कोई अलंकार बनाया जाता है तो उसे अनाग्राम कहते हैं। जैसे आपने लिखा एक्ट का कैट, मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया ACT बराबर CAT, अब AC हो गया, AT हो गया, A हो गया। एक्ट का क्या हो गया? कैट हो गया। यहाँ लिखा गया GOD बराबर DOG, अब यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया। तो जब किसी भी शब्द के लेटर्स में हेर फेर करके, ध्यान दीजिएगा कि व्हेन द लेटर्स ऑफ वर्ड आर इंटरचेंज टू गिव एन अदर मीनिंग एन अदर सेंस, दैट इज कॉल्ड अनाग्राम, उसे अनाग्राम कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? लेटर्स नहीं है बल्कि शब्द हैं। आप देखें पहले क्या है? जो है फेयर माने सुंदर है, वह फाउल है, फिर फाउल फेयर है। तो दो शब्दों के हेर फेर से जब एक काव्य पंक्ति बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? चियास्मस कहा जाता है। तो इस लाइन में जो अलंकार है वह क्या है? चियास्मस है। चले देख लें। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन? कम थिक नाइट्स। तो कम थिक नाइट्स, यहाँ पे जो अलंकार है वह मेटाफर है। मेटाफर मीन्स क्या होता है? देखें कि व्हेन अ न्यू सेंस इज डिराइव्ड बाय द फ्यूजन, बाय द यूनियन, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द टू वर्ड्स, दो शब्दों के मिलन से जब एक नए भाव या सेंस को अराइज किया जाता है तो वह मेटाफर होता है। अब चले देख लें। आप लोगों के ढेर सारे मैसेज मिलते रहते हैं, कुछ दिनेश जी बताते रहते हैं, कुछ आप लोगों के मोबाइल के थ्रू आते रहते हैं। तो दो चीज़ें फिर फिल्टर्ड होकर के आई हैं। दो में एक है कि डोंट कंज्यूम मच टाइम, एट्स योर हार्टली डिजायर। आप लोगों की बड़ी तहे दिल से इच्छा है कि कम से कम वक्त लिया जाए। दूसरा, कुछ बच्चों का कहना है, लड़के लड़कियां दोनों हैं, कि जो वीडियो होता है वह 1 घंटे का होना चाहिए। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इट्स एन ऑनलाइन क्लास and I utilize every minute only in teaching, not about the self glorification or the discussion on another topic out of your syllabus। जितने पीरियड में, जितने समय तक यहाँ खड़े रहते हैं उसमें आपको केवल और केवल टॉपिक समझाया जाता है। अगर 1 घंटे की लाइव क्लास कोई लेता होगा तो 20 मिनट आधे घंटे वह केवल अपने बारे में बताता है, ठीक है ना? वह केवल अपने बारे में बताता है और दुनिया भर की बातें करते हैं जो हमको फजूल की बातें पसंद नहीं होती। ना मैं बहुत ज़्यादा फजूल की बातें करूं, ना बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताना चाहूं, ना हम बहुत ज़्यादा सुनना चाहें। दोनों होती है। जब बहुत ज़्यादा हम बताना नहीं चाहते तो फिर बहुत ज़्यादा हम सुनना नहीं चाहते। 40 मिनट का वीडियो, 50 मिनट का वीडियो हो सकता है किसी दिन 38 मिनट, 38 मिनट्स हो गया। उसके पीछे भी रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है? जो टॉपिक था वह आपका जो चल रहा है वह क्या है? HAMLE, हैमलेट चल रहा है। तो जो रीजन होता है, अब कोई टॉपिक समाप्त हो रहा है, दूसरा टॉपिक बिगिन करना है, तो आदमी सोचता है चलिए फ्रॉम द न्यू वीडियो आई विल बिगिन द न्यू टॉपिक। तो दो चीज़ें हैं, जो टाइम लग रहा है उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि बिफोर द बिगिनिंग एंड आफ्टर द इन, बिफोर द बिगिनिंग एंड एंडिंग, शुरुआत और समापन दोनों के पहले देख, यू टेक द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चंस विद द डिस्कशन, विद द न्यू अप्रोच, विद द न्यू आउटलुक। आप कहीं न कहीं से डिस्कशन वहाँ पे दिखाया जाता है,
न्यू अप्रोच, न्यू लुक के साथ बताया जाता है, उसमें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर टाइम लगता है, उसमें भी टाइम लगता है। दूसरा, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखाए जाते हैं उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी। तीसरा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेंटिंग छटपटाहट हो रही है तो जो फर्स्ट बैच अनाउंस हुआ था वह 7 मई को हुआ था, तो 7 को हम 10 मान लें, तो यह क्या हो गया, मई से जून 1, और यहाँ से यहाँ जुलाई 1, और यहाँ से यहाँ एक क्या है, अगस्त। अभी 3 महीने आपने पूरा किया, केवल और केवल 3 महीने पूरा किया है, चौथा आपका प्रारंभ हुआ है, 4th मंथ इज रन कर रहा है। आप इतने जल्दी छटपटाने लगे, अरे कितने महीने क्लास चलेगा, तो आज से 2 सिस्टम चेंज किया जाता है, आपको कोर्स जल्दी हो जाएगा ना। अब आगे से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जो हर एक वीडियो में आपको दिए जाते हैं बिफोर द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द एवरी लेक्चर। आज के बाद वीडियो में आपको प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें देखिए 10 मिनट खा जाता है, और ऑनलाइन क्लास के लिए 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके हमारे जैसे बिजी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पूरी तरह से खाली हैं उनके लिए हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास डायरेक्ट लाइव क्लास ले रहे हैं, तो फुर्सत हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं, कहीं ना कहीं इट्स नेचर ऑफ लाइफ। तो एक जो आपको प्रश्न दिए जा रहे थे, यह आपने देख लिया ना, आपको नौकरी चाहिए, आप तो वैसे ही पंडित निकले, ऐसे पंडित जी निकले जो दुकान में कहते हैं कि टू मेक द मीट टेस्टी, मीट बहुत टेस्टी बनाना, लेकिन उसमें न डालना क्या, लहसुन और प्याज, बिकॉज आई एम पंडित जी, क्योंकि मैं पंडित जी हूँ, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो दूसरा, आपको 2 चीज़ें आज से चेंज हो रही हैं, जो प्ले पढ़ाया जाएगा उसमें जो अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको लिखाया जाएगा, नहीं इतना लंबा चौड़ा ना लेक्चर दिया जाएगा, क्योंकि आपको जल्दी है तो हम जल्दी कर देते हैं। इन फ्यूचर में ऑफलाइन क्लासेस भी चलेगी, लेकिन एक बात बता दें, इलाहाबाद शहर की रियलिटी बता दें, 99% जो लोग सिलेक्शन के बाद मिठाई खाते हैं वो बच्चे द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश के होते हैं। किसी भी बच्चे से ईमानदारी से पूछ लीजिए कि हैव यू स्टडीड विद मिस्टर ओझा सर और नॉट, क्या आपने पढ़ा है, वह अंतर्मन से ही कहेगा। मेरी एक, चाहे आप अच्छाई कहें चाहे बुराई, कभी मैं बच्चों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाता हूँ, रेयरली, मैं मेरे नेचर में ही नहीं, क्योंकि बच्चों के कारण मैं नहीं प्रमोट हुआ हूँ, मैं अपने कारण प्रमोट हुआ हूँ, मिठाई खिला करके मैं नहीं प्रमोट हुआ, ना हमें कोई ज़रूरत होती। वी आर ऑलरेडी बिग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो अब आपको जो प्रश्न मिलते थे, नंबर 1 वह नहीं मिलेंगे। दूसरे जो पोएम्स पढ़ाई जा रहे थे, जैसे किड्स को देख लीजिए, तो हर एक वर्ड के बारे में, स्टेंजा के बारे में, राइमिंग स्कीम के बारे में, हर एक के बारे में डिस्कशन होता था। आज के बाद उसको भी बंद कर दिया गया। आज ही जो आपका टाइम ले रहे हैं, 2-4-6 मिनट ले रहे हैं, उसके बाद आपका टाइम नहीं लिया जाएगा, सीधे आते ही टॉपिक को लिखेंगे, लेक्चर देंगे, प्रयास करेंगे कि एक कविता एक दिन में पूर्ण करके हम क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए। तो आप दूसरा यह सलाह न दिया करिए बार बार कि वीडियो 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 120 मिनट का बना दीजिए। 50 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं हो सकता है। ठीक, अगर किसी को लगता है कि लेस लेंथ है, कम लेंथ है, तो भाई जहाँ पे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा आप वहाँ पे चले जाओ, हम कभी रोकते नहीं किसी को, जहाँ जिसकी मर्ज़ी है आप वहाँ चले जाओ। रही बात टाइम की, तो आपको 2-2 बार प्रश्न दिए जाते थे, लेक्चर दिया जाता था, समझाया जा रहा था, उसमें भी आपको है बस हरी ढरी इन हीट ऑफ हो, 4 महीने भी नहीं पूरा हुआ और चिल्ला करके आप लोगों ने रख दिया। ऑफलाइन के बच्चे जो होंगे परिचित, ईमानदारी से पूछ लें, 1.5 साल तक बैठे रह जाते थे, तब जाकर के एक नहीं 4-4 परीक्षाओं में सेलेक्ट होते थे। लोगों को इतना फोबिया हो गया कि डिस्गाइज्ड एम्बिगुअस नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कोचिंग का नाम ही बदल करके रखना शुरू कर दिए। ऑक्सफोर्ड तो ऑक्सब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड तो ऑक्सब्रिज हो गई, मिठाई खिला करके। इट्स नॉट माई नेचर एंड आई डोंट लाइक सच थिंग्स फ्रॉम माइंड पार्ट और द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट सोसाइटी। दोनों चीज़ें नहीं हमें डाइजेस्ट होती हैं। तो आज के बाद जो चेंज हुआ है वह आपको बता दिया गया। वीडियो अब आपको मिलेगा, वीडियो आपको 45-50 मिनट का मिलेगा, लेकिन जो प्रश्न दिए जाते थे वह नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पोएम में फैक्ट्स दिए जाते थे वह नहीं होंगे। चले फिलहाल देख लें, जो कैरेक्टर्स रह गए थे उनको लिखा करके आपको लाइंस लिखा दिया जाता है। आप अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो 1 महीने में आपको फ्री में पढ़ा दूँगा, आप फ्री में पढ़ लें, लेकिन आप कोर्स पूरा कर लें। फ़िलहाल यहाँ से देखें, जो कैरेक्टर्स रह गए थे वह अप्रॉक्सीमेट द विचेस थी।
शायद विचेज के बारे में लिखा गया था। तो जो 3 विचेज हैं उनके बारे में देखें। कहीं ना कहीं शेक्सपियर हैज़ गिवन द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी विच। शेक्सपियर महोदय ने हर एक चुड़ैल के बारे में यहाँ पे लिखा था। तो जो शेक्सपियर महोदय ने दिया है उसके हिसाब से अगर देखें तो जो फर्स्ट विच होती है, जो पहली चुड़ैल होती है, वह उसकी मास्टरी किस में होती है, आपको बताया गया है कि प्रेजेंट में होती है रदर देन फ्यूचर में होती है। उसकी जो मास्टरी है, उसका जो कमांड है, वह किस में होता है, वह प्रेजेंट में होता है। तो यह जो चुड़ैलें हैं, जो सेकंड होती है उसको देखें तो वह उनके साथ जो वह कहती हैं उसको क्लैरिफाई करती है। थर्ड जो है यह फ्यूचर को डिटेक्ट करती है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको देख लें। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में जो ड्रामेटिक पर्सोना थे, यह क्या है, ड्रामेटिक, DRAMATIC, ड्रामेटिक एक्टर्स। यह ड्रामेटिक एक्टर्स क्या हैं, यह 4 हैं, 4 ड्रामेटिक एक्टर्स हैं। यह जो प्ले परफॉर्म करते हैं वह क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ, TRAGEDY, द ट्रेजेडी ऑफ, GONZAGO, द ट्रेजेडी ऑफ क्या खेलते हैं, वह द ट्रेजेडी ऑफ गोंजागो खेलते हैं। यह महोदय, या द मर्डर ऑफ गोंजागो, द ट्रेजेडी की जगह आप MURDER, द मर्डर ऑफ गोंजागो खेलते हैं। इस नाटक को जब देखता है क्लॉडियस तो वह बेचैन हो जाता है। उसके बाद वह वहाँ से उठ करके चल देता है। अब इसके बाद 2 कैरेक्टर और समझाने रह गए थे, आपको कहा गया था, इनको रोका गया है, इनको लास्ट में बताया जाएगा। एक था होरेसियो। तो होरेसियो इज द सिंगल न्यू कैरेक्टर इन्वेंटेड बाय शेक्सपियर। इसको आपने पढ़ा भी होगा, आपको बता भी दिया जा रहा है कि जो होरेसियो है वह क्या है, सिंगल न्यू कैरेक्टर है इन्वेंटेड बाय शेक्सपियर। इनके बारे में देख लीजिए, HORATIO, यह क्या है, सिंगल कैरेक्टर है, हु रिमेन्स फेथफुल फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द वेरी एंड ऑफ मिस्टर हैमलेट। शुरू से लेकर के, फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। यह कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, यह अभी स्टूडेंट ही है। इसको अपॉइंट किया गया, इसको किंग क्लॉडियस ने कॉल किया विटनबर्ग से। विटनबर्ग जर्मनी में है, द मोस्ट पॉपुलर यूरोपियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम एंशिएंट अप टू द अर्ली 16th सेंचुरी। यह जो है यहीं हैमलेट पढ़ते थे, यहीं पे यह होरेसियो महोदय स्टडी करते थे। क्लॉडियस महोदय ने आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर या मर्डर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर इनको रिकॉल किया, और रिकॉल किया तो इनको हेड ऑफ द स्कॉट्स बना दिया। अभी देखें कि ही इज अनऑफिशियली अपॉइंटेड, नो रिटन लेटर इज गिवन टू हिम, इनको कोई रिटन लेटर नहीं दिया जाता है। दूसरा, होरेसियो पहला बंदा है हु ट्राई टू प्रिवेंट द पाथ ऑफ द घोस्ट, जो भूत मार्ग से जा रहा था उसको रोकने का प्रयास करता है। एंड एट द सेकेंड मीटिंग टू द घोस्ट ही आस्क्ड 3 क्वेश्चंस, उससे 3 प्रश्न भी पूछता है। अब उसके बाद होरेसियो जब प्रिंस मिलने आता है तो होरेसियो महोदय मार्सिलस के साथ जाता है हैमलेट को इन्फॉर्म करने। हु इन्फॉर्म्स हैमलेट अबाउट द घोस्ट, हैमलेट को घोस्ट के बारे में किसने बताया, तो वह किसने बताया था, वह होरेसियो महोदय ने बताया था। यह इन्फॉर्म करते हैं। हैमलेट महोदय मध्य रात्रि में आते हैं, जब देखते हैं तो एट सडन हैमलेट वाज एस्टोनिश्ड लुकिंग द रियल फादर, द घोस्ट वॉज लुकिंग जस्ट लाइक टू द रियल फादर ऑफ हैमलेट। ऐसा लग रहा था कि रियल फादर हैं। वह इनको इंडिकेट करता है, कम बिहाइंड द पोर्टर। यह जो है, जो किला है, कासल है, महल है, बिहाइंड द गार्डन, उधर बगीचा है। आप किले या महल के बगल में जो बगीचा है उधर आओ, इंडिकेट करता है। वह हैमलेट चल देते हैं। वह इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, वहाँ पे इनको होरेसियो रोकने का प्रयास करता है। जब रोकने का प्रयास करता है उसको लगता है कि ही इज ए सुपरनेचुरल एलिमेंट, ही कैन हार्म एंड देन द कॉन्टेम्प्ट विल कम ऑन मी। उसको लगा कि जो भी आरोप होगा, प्रिंस को मैं बुला के ले आया हूँ, तो पूरा का पूरा जो आरोप होगा वह किसके ऊपर लगेगा, वह मेरे ऊपर लगेगा। तो इस आरोप से बचने के लिए वो हाथ पकड़ने का प्रयास करता है। वहाँ पे हैमलेट महोदय देखें इतने भावुक हो जाते हैं कि वह कहते हैं अनहैंड मी जेंटलमैन, अदरवाइज आई विल मेक अ लिविंग घोस्ट यू। जो भी हमें इस समय पे हाथ लगाएगा उसको मैं जिंदा भूत बना दूंगा। जो नेक्स्ट इनका करेक्टरिस्टिक है कि ही वॉज फुल्ली अवेयर अबाउट द एंटिक डिस्पोजिशन ऑफ हैमलेट। अगर यह पूछा जाए कि बिहाइंड हैमलेट हु वॉज अवेयर दैट हैमलेट हैज़ नॉट गॉन मैड, हैमलेट नामक नाटक में हैमलेट को छोड़ करके कौन जानता था कि हैमलेट पागल नहीं है, तो 2 ही कैरेक्टर जानते हैं। वह कौन है, एक यह है होरेसियो महोदय, दूसरा मार्सिलस महोदय। हैमलेट ने कसम खिलाया था कि डोंट डिस्क्लोज द रियलिटी,
होरेसियो उनको समझाता है कि आप डोंट प्रिज्यूम द फ्रिंज मैडनेस या डोंट एज्यूम द फ्रिंज मैडनेस, आप नकली पागलपन का बहाना करने का प्रयास मत करिए। लेकिन हैमलेट महोदय नहीं मानते। दूसरी तरफ देखें, यह होरेसियो को तब दुख होता है टेकिंग द डिसीजन ऑफ मिस्टर हैमलेट, जब वह उसके दो फ्रेंड रोजेनक्रॉन्थ एंड गिल्डस्टन, जो क्लोज फ्रेंड क्लास फेलो ऑफ मिस्टर हैमलेट, जिनको क्लॉडियस ने बुलाया था या गर्ट्यूड ने बुलाया था कि टू सर्च आउट द रियलिटी बिहाइंड द मैडनेस ऑफ हैमलेट, हैमलेट के पागलपन के पीछे का यथार्थ खोजो। तो यह जब लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जब इसने लेटर चेंज कर दिया, तब थोड़ा सा होरेसियो को नागवार लगता है। विदाउट एनी प्रॉपर ऑफेंस दे आर गोइंग टू बी मर्डर्ड बाय द ब्रिटिश किंग, बिना किसी प्रॉपर कारण के देखें अब यह दोनों ही क्या है, दोनों की हत्या कर दी जाएगी। हत्या हो भी जाती है। अब जब हैमलेट महोदय दिवंगत होते हैं तो ही एड्रेस्ड हिज लास्ट स्पीच टू मिस्टर होरासियो, उन्होंने अपना अंतिम स्पीच किसको संबोधित किया था, वह होरासियो को संबोधित किया था। अब देखें, जो एक कैरेक्टर और छोड़ा गया है वह कौन सा, वह है ओफीलिया, OPHELIA। अब देखें, अगर आपने पढ़ा होगा थॉमस राइमर, यह थॉमस राइमर महोदय हैं, ढेर सारा इनके बारे में बताया गया है। इन्होंने ही पोएटिक जस्टिस टर्म को कॉइन किया। जो टर्म पोएटिक जस्टिस है एक्चुअली इट वाज कॉइन्ड बाय थॉमस राइमर। तो पोएटिक जस्टिस स्पेशली देखें, यह जो कॉइन किया गया था वह माने फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन कैरेक्टर्स, ओफीलिया, डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, which according to Rhymer were mercilessly murdered by William Shakespeare। इनको लगता है कि जो नाटककार होता है वह एक्चुअली देखें कैरेक्टर्स के लिए, ड्रामेटिक कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है, जस्ट लाइक टू आवर गार्जियन, ही मस्ट सेफगार्ड द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द एविल डीड्स, रॉन्ग डिसीजंस। जैसे हमारे गार्जियंस होते हैं, दे फॉरबिड अस टू डू सच एंड सच, ऐसा वैसा हम न करें इसके लिए मना करते हैं। उसी तरह से देखें कि राइमर ने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह किसकी होती है, वह ड्रामेटिस्ट की होती है। तो इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ ओफीलिया। अगर शेक्सपियर को देखें तो शेक्सपियर वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, सो ही बिलीव्ड इन द प्रैक्टिकल जस्टिस नॉट इन द पोएटिक जस्टिस। शेक्सपियर प्रैक्टिकल जस्टिस में भरोसा करता था। प्रैक्टिकल जस्टिस एज यू सो सो यू विल रीप, आप जैसा बोएंगे आप वैसा अंततः काटेंगे। नन इज हियर फेथफुल टुवर्ड्स यू, नन कैन सेफ गार्ड योर लाइफ, ओनली एंड ओनली यू कैन सेफ गार्ड योर लाइफ। आपको कितनी बार बताया गया है कि जितने विलेंस होते हैं उनके आप वर्डिंग को पढ़िए। यागो का स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, आवर्स लाइफ इज ए गार्डन एंड वी आर इट्स गार्डनर। तो हम ही अपने निर्माता हैं। अगर आपने जूलियस सीजर को पढ़ा होगा, आगे पढ़ाया जाएगा, तो देखिए उसमें कैसियस क्या कहता है ब्रूटस से, कहता यांड माने डियर फ्रेंड ब्रूटस, वी आर द मेकर आर मारर ऑफ आवर लाइफ ऑन अर्थ नॉट द फेट आर गॉड। अपने ज़िंदगी के हम नियंता हैं, हम ही इसके नियंता हैं, हम ही बनाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं देयर इज मिस्टेक इन द कैरेक्टर इन द पर्सनालिटी ऑफ ओफीलिया, although she is totally fully devoted just like a married wife to Mr. Hamlet। यह पूरी तरह से डिवोटेड है, इसका जो डिवोशन है वह तो 100% है, बट सी इज ए पपेट ओनली इन द हैंड्स ऑफ हर पेरेंट्स, इन द हैंड्स ऑफ हर फादर। कहीं ना कहीं ओफीलिया महोदया को देखें, यह एक पपेट है, यह एक खिलौना है, किसके, अपने फादर के हाथ में। हैमलेट को लगता है कि व्हेन आई एम कॉट इन टाइट कॉर्नर एवरीवन इज कटिंग फ्रॉम मी, एवरीवन इज गोइंग सेपरेट टू मी, मेकिंग डिस्टेंस टू मी। यह क्या हुआ, हैमलेट को लगता है कि जब हम मुसीबत में फंसे तो ये सब हमसे किनारा करने लगते हैं। वो इसीलिए नाराज़ होता है, डांट देता है ओफीलिया को, क्योंकि उसको पता है कि हाउ सेंसिटिव सी इज, कितनी संवेदनशील है। कहता है गो एंड ज्वाइन द ननरी अदरवाइज यू विल ब्रीड द सिंफुल फेलो। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से जा कर के भिक्षुणी संघ ज्वाइन कर लो, नहीं तो जो भी बच्चे होंगे वो अभी शैतान पैदा होंगे। एट लास्ट देखें, हैमलेट फील्स मैडनेस बट ओफीलिया गेट्स रियली मैड। हैमलेट तो नकली पागलपन का बहाना करता है, लेकिन ओफीलिया महोदया क्या है, असल में पागल हो जाती हैं। तो ओफीलिया महोदया पागल हो जाती है। सी कीप्स 7 फ्लावर्स इन हर हैंड्स। इनको दो चीज़ का साक लगता है। एक तो देखें, आई एम सो अनलकी दैट अनेबल टू डेडिकेट टू फ्लावर्स ऑन द टर्म ऑफ माई फादर। डेड फादर जो हैं पोलोनियस की कब्र पे 2 फूल भी हम नहीं चढ़ा सके।
दूसरा, व्हाट अ ट्रेजिकल लाइफ डियर गॉड यू हैव गिवन टू मी, आई एम गेटिंग मैड बिफोर माई हस्बैंड, ही इज ऑल्सो मैड, आई एम मैड। क्या लिखा था, पिता की मृत्यु हो गई, पैदा हुए तो माँ मर गई, उसके बाद जिससे शादी करना चाहा वो पागल हो गया, मैं पागल हो गई। तो दो चीज़ें होती हैं। ओफिलिया को देखें कि ओफिलिया एक प्रिंसिपल्ड कैरेक्टर नहीं, अनडिसिप्लिन्ड कैरेक्टर है। शी वर्क जस्ट लाइक अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ हर फादर, शी वर्क्स थिंग्स एंड बिहेव्स अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ हर फादर। पोलोनियस को देखें, अ गुड सजेशंस, बहुत अच्छा सलाहकार, वह सजेशंस देता है। गिव ईयर टू एवरी वन बट डोंट गिव टंग टू एनी वन, नाइदर लेंडर नार अ बारोवर वुड बी। सुंदर सुंदर लाइनों को वह कहते हैं। तो उन्होंने इसको समझा दिया कि कहीं न कहीं से देखें, हैमलेट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिज फॉर्चून, परहैप्स ही वुड बी अनेबल टू मेंटेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द प्रिंस एंड द नेक्स्ट किंग ऑफ द कंट्री। हो सकता है कि अगला राजा वह न बन सके, इसलिए ट्राई टू मेंटेन अ गैप इन द रिलेशंस, रिश्ते में दूरी बनाने का प्रयास करो, रिश्ते में दूरी बनाने का प्रयास करो। और अपने फादर की सजेशन को यह इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने फादर की सजेशन को यह इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि अंततः देख रहे हैं कि इनकी खुद की लाइफ ट्रेजिकल हो जाती है। 7 फ्लावर्स इनके हाथ में, वायलेट लॉस तक रहता है, ये आपको फैक्ट में लिखाए जाएंगे। अब जो कैरेक्टर हैं वह क्या हो गए, रोजेनक्रॉन्थ एंड गिल्डस्टन हैं। यहाँ पे देख लें तो रोजेनक्रॉन्थ और गिल्डस्टन को देखें तो दे वर क्लोज फ्रेंड एंड स्कूल फेलो ऑफ प्रिंस हैमलेट। यह क्लोज फ्रेंड और स्कूल फेलो हैं जिनको क्लॉडियस और गर्टिट्यूड ने बुलाया था कि टू चेक द रियलिटी एंड रीजन बिहाइंड द मैडनेस ऑफ प्रिंस हैमलेट। इनका मैडनेस चेक करने के लिए बुलाया था। अंततः इन्हीं के साथ रोजेनक्रॉन्थ और गिल्डस्टन के साथ भेजे जाते हैं प्रिंस हैमलेट, कहाँ, इंग्लैंड। लेकिन रास्ते में वहाँ पे पायरेट्स मिलते हैं, सी प्लंडरर मिलते हैं, जहाँ सीक्रेटली हैमलेट महोदय ने लेटर चेंज किया एंड दे वर डिस्पैच्ड बाय द ब्रिटिश किंग। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं वह वोल्टीमॉन्ट एंड कॉर्नेलियस हैं। वोल्टीमॉन्ट और कॉर्नेलियस को देखें तो यह क्या है, दे वर अपॉइंटेड द एम्बेसडर इन नॉर्वे बाय किंग क्लॉडियस। किंग क्लॉडियस ने उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था नॉर्वे में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह कौन है, ऑसरिक। यह क्या है, ऑफ ऑफिस कोर्टियर है, हु कॉल्स हैमलेट या हु इन्फॉर्म्स हैमलेट अबाउट द ड्यूल। यह हैमलेट को बताता है कि माय लॉर्ड कम एंड पार्टिसिपेट इन द ड्यूल, आप आएँ और द्वंद्व युद्ध में आप भागीदारी करें। तो अब उसके बाद जो है वह प्ले विद इन द प्ले। प्ले विद इन द प्ले आपको बताया गया है कि जब प्ले विद इन द प्ले कॉमेडी में होता है तो यह एंटरटेनिंग होता है, जब ट्रेजेडी में होता है तो इसका पर्पज होता है कि टू होल्ड ओवर द गिल्टी, जो दोषी है उसको होल्ड ओवर करने के लिए इसको कास्टिंग की जाती है, मैंने इसको नाटक में दिया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं वह ग्रेव डिगर्स। आप जानते हैं कि इट इज सेड दैट विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ हैज परफॉर्म द रोल ऑफ अ ग्रेव डिगर्स। हैमलेट जब वहाँ से किसी तरह चंगुल से बच करके समुद्री लिटोरों से पहुँचता है, वह देखता है द ग्रेव डिगर्स आर डिगिंग द किंगली ग्रेव, राजशाही जहाँ कब्रिस्तान है उसको खोदा जा रहा है। वहाँ पे जाता है, देखता है कि दे आर जोकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग अमेजिंगली, वो हंसी मजाकिया लहजे में बातचीत कर रहे हैं। हैमलेट को बड़ा अफसोस होता है, उनको सजेस्ट करता है कि यू शुड सिंग द मर्सिया। वह खोपड़ी को निकालते हैं, एक खोपड़ी उसी में से योरिक की मिलती है, YURI की, या YURIC की मिलती है। वह कौन था, वह द पर्सनल अटेंडेंट ऑफ प्रिंस हैमलेट। हैमलेट वॉज ब्रॉट ऑफ इन द लाइफ ऑफ यूरिक। हैमलेट याद करता है बचपना कि देखिए दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यही मानव जीवन का क्या है यथार्थ। यह यूरिक था जिसके गोद में हैमलेट कहता है मैं पला बढ़ा था, नाउ हीज मेल्ट इन द डस्ट। आज यह देखें तो यह धूल में मिल गया है, यह मिट्टी में मिल गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अब जो है वह क्या है, इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन्स लिख दी जा रही हैं। अब लाइन्स लिखने के बाद लाइन्स का अर्थ आपको बता दिया जा रहा है। तो लाइन्स का जब अर्थ आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से लाइन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वह आपको लाइन्स लिखा दी जा रही हैं। यहाँ पे हेडिंग है इम्पॉर्टेंट लाइन्स, जो अति महत्वपूर्ण लाइन्स है वही लिखी जा रही हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन्स समटाइम्स, SOME, sometimes my sister, today my
क्वीन, यह किसका है स्टेटमेंट, यह है किंग CLAUDIUS। यह जो स्टेटमेंट है वह किसके द्वारा दिया गया है, समटाइम्स माई सिस्टर टुडे माई क्वीन, यह किंग क्लॉडियस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अनहैंड मी जेंटलमैन, अनहैंड UNHAND, अनहैंड मी GENTLE जेंटलमैन, अदरवाइज आई विल मेक अ लिविंग, आई विल मेक अ लिविंग घोस्ट टू यू, लिविंग घोस्ट टू यू। यह लाइन किसकी है, यह कौन कहता है, हैमलेट कहता है। किससे कहता है, HORATIO, हैमलेट किससे कहता है, यह होरासियो से कहता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है वह है ओ दैट दिस टू, ओ दैट दिस टू, फिर टू सॉलिड फेस, सलीड है, सलीड FLES फेस, वुड मेल्ट WOULD सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, यह फर्स्ट सॉलिलाकी है, यह फर्स्ट सॉलिलाकी है। FRAILITY फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन, WEMAN है, वुमेन औरत है, WOMAN, ले भाई, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। यह क्या है, फर्स्ट SOLILO लॉकी ऑफ हैमलेट। तो चले देख लें, अभी आपने देखा है इम्पोर्टेंट लाइंस लिखी गई हैं। समटाइम्स माई सिस्टर टुडे माई क्वीन, यह लाइन क्या है, बिगिनिंग की है। जब देख रहे हैं कि प्रिंस हैमलेट महोदय लौटते हैं, उस समय पे क्लॉडियस ने विद सिस्टमेटिक प्लानिंग ही कंसोल्स गर्टिट्यूड, समझाता है उसको कि ट्राई टू सूथ द एकिंग हार्ट ऑफ योर सन, जो दर्द से आपका बेटा करा रहा है कि माई फादर हैज पास्ट अवे, उसको आप भी समझाने का प्रयास करिए, मैं भी करता हूँ। तो क्लॉडियस वहाँ पे देखें, यह क्या है, कहीं ना कहीं वेरी श्रूड विलेन है, अ माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर है, उसको समझाने का प्रयास करता है। समटाइम्स माई सिस्टर टुडे माई क्वीन, व्हाट आई कैन डू अगेन द डेस्टिनी माई डियर सन, मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट अनहैंड मी जेंटलमैन, अदरवाइज आई विल मेक अ लिविंग होस्ट यू, हैमलेट का है, होरासियो। नेक्स्ट जो लाइन लिखी गई है, द फर्स्ट सॉलिलाकी ऑफ हैमलेट है ओ दैट दिस टू सलीड फ्लेश, सलीड माने भद्दा, वुड मेल्ट, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। हैमलेट को नागवार लगता है, नागवार कब लगता है, व्हेन हैमलेट गोज इन द सॉलिलाकी आफ्टर हियरिंग द वेरी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ हिज मदर। हैमलेट को तब तकलीफ नहीं हुआ था, तब दर्द नहीं हुआ था, क्योंकि इन द बिगिनिंग हैमलेट नेवर सस्पेक्ट्स अबाउट द रीजन ऑफ मर्डर, कभी उसको डाउट ही नहीं था। ही फ्रैंकली बिलीव्ड व्हाट वाज बीइंग स्टेटेड। जो गर्टिट्यूड महोदया हैं, इन्होंने बोल करके गड़बड़ कर दिया। कहता है कितना अच्छा होता है, ओ दैट दिस टू सलीड फ्लेश वुड मेल्ट, यह भद्दी काया जो हमारे सामने खड़ी है, यह भी पापा के साथ दफन हो गई होती तो अच्छा था। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन हो गया। नेक्स्ट ओ मोस्ट परनीसियस वुमेन, विलेन विलेन इज स्माइलिंग डैम्ड विलेन, यह ओ नेक्स्ट लाइन है, OH से ओ, मोस्ट परनीसियस वुमेन, MOST PERNICIOS WOMAN, ओ मोस्ट परनीसियस वुमेन, ओ विलेन विलेन, फिर है ओ VILLAIN विलेन, VILLAIN विलेन, विलेन स्माइलिंग डैम्ड विलेन, स्माइलिंग डैम्ड VILLAIN, यह भी क्या है, हैमलेट्स सॉलिलाकी SOLILO कि जो बहुत महत्वपूर्ण है वही लिखाया जा रहा है, शेष आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन है गिव एवरी मैन द ईयर, अभी अर्थ बताया जा रहा है, गिव एवरी मैन द ईयर, गिव एवरी मैन द ईयर लिखा गया, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वाइज, बट फ्यू दाई VOIC, बट फ्यू दाई वाइज,
neither a lender nor a borrower would be, neither a lender, neither a lender nor a borrower, nor a borrower, borrower would be, because the loan loses both, because BECAUA, the loan loses both, LOOSES, both the giver and the receiver, both का मतलब the giver, GIVER, giver and the receiver, RECEIVER। यह क्या है? यह पोलोनियस महोदय कहते हैं। पोलोनियस महोदय किससे कहते हैं? लियर्टी से कहते हैं। एंड द रिसीवर पोलोनियस, POLONI2LEARTS। चलें देख लें। तो इम्पोर्टेंट लाइंस के तहत क्या है? वो मोस्ट परनीसियस वुमेन WMN है। हैमलेट कहता है कि अपनी मदर को एड्रेस करता है मोस्ट परनीसियस माने दुष्ट या शुद्ध हिंदी में जो भी आप कमीना पंथी कह सकते हैं। वुमेन, वो विलेन स्माइलिंग डैम्ड विलेन, शी वाज स्माइलिंग, हाउ श्रूड विलेन माई अंकल इज। हैमलेट को आश्चर्य होता है। यह लाइन उस समय की है जब लियर्टीज महोदय जा रहे हैं। लियर्टीज महोदय कहाँ हैं? एम्बेसडर इन फ्रांस हैं। क्यों आए हुए थे? टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे भागीदारी निभाए आए हुए थे। भागीदारी निभाने किस में आए हुए थे? कि टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूनरल ऑफ द डेड किंग, मृत राजा, इसीलिए होरेसियो को भी बुलाया गया था। तो जो है जब वह जा रहे हैं तो यहाँ के उथल पुथल के बारे में पोलोनियस उनको समझाता है कि डोंट गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, व्हाट वाज द रीजन व्हाई एंड हाउ द किंग वाज किल्ड, क्या कारण था, राजा कैसे मार दिया गया। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पीपल, लोग दुनिया भर के प्रश्न पूछेंगे, उस समय आपको सावधान रहना है। उस समय हैमलेट उनको समझाता है गिव ईयर टू एवरीवन बट डोंट गिव टर्म टू एनीवन, आप कान सबको दो, प्रयास करो, सुनो सबकी, लेकिन जबान किसी को मत दो। नाइदर लेंडर नॉर अ बोरोवर वुड बी, न तो किसी से लोन लो और न किसी को दो। बिकॉज द लोन लूजेज बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, क्योंकि जब हम किसी से लेते हैं और किसी को देते हैं तो दोनों ही चला जाता है, दोस्ती भी चली जाती है और पैसा भी चला जाता है। तो जो नेक्स्ट लाइन है इम्पोर्टेंट, अब उनको देख लें। डिफ़िकल्टीज नेवर कम अलोन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है DIFFICULT, डिफ़िकल्टीज नेवर कम अलोन, नेवर कम अलोन, दे आर लाइक द स्पॉय अलोन, दे आर like the SPY, spoy, who enters secretly in our life, who enters SECREATLY in our life, who enters in our life हो गया, AE है भाई, secretly in our life हो गया। यह क्या है, किसने कहा है? क्लाडियस CLAUDI टू पोलोनियस POLONIUS, यह यस है, पोलोनियस से कहा है कि डिफ़िकल्टीज नेवर कम अलोन, दे कम इन बैटेलियंस, दे कम लाइक द स्पॉय। जासूस, भेदिया, गुप्तचर, जो विपत्ति होती है वह हमारे ज़िंदगी में देखें तो जासूस की तरह आती, भेदिया की तरह, गुप्तचर की तरह आती है। नेक्स्ट लाइन है What a rogue, what a ROGUE, what a rogue, and peasant slave, and PEASANT SLAV, rogue and peasant, what a rogue and peasant slave, am I हो गया। Am I a coward, am I a coward, COWARD, यह क्या है? HAMLETS, सोलिलॉकी, SOLILOQUY, यह क्या है? हैमलेट्स, सोलिलॉकी हो गई। नेक्स्ट है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन।
to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer, WHETHER, whether it is NOBLER, nobler in the mind to SUFFER, mind to suffer. Hamlet soliloquy, HAMLETS SOLILOQY, हैमलेट्स soliloquy है। चले देख लें। यहाँ डिफ़िकल्टीज नेवर कम अलोन, दे आर लाइक दिस बॉय हु एंटर सेक्रेटली इन आवर लाइफ। यह लाइन किसकी है? क्लॉडियस महोदय की है। आपको बताया गया है कि जो विलेन होता है वह बड़ा प्रैक्टिकल होता है, दूसरी तरफ देखें अ माइन्यूट एंड एन इम्पार्शियल एग्जामिनर ऑफ हिज ओन एक्शंस एंड एक्टिविटीज। अगर वह आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं से देखिए कोई आगे बढ़ा है तो surely there is some quality, suppose that the positive or negative in his character and his personality and his approach of life। जो आगे बढ़ा है उसके अंदर क्वालिटी है, हो सकता है वो पॉजिटिव हो के नेगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं बोथ रिमेंस इन द सेम स्कल इन द सेम माइंड, दोनों तो यहीं रहते हैं। कहता है डिफ़िकल्टीज नेवर कम अलोन, जब भी विपत्तियाँ आती हैं तो विपत्तियाँ ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं आती हैं। दे आर लाइक दिस बॉय, जैसे जासूस होते हैं, भेदिए होते हैं, ये कई रूपों में आते हैं, इन बटालियंस समूह में आते हैं, हु एंटर सेक्रेटली इन आवर लाइफ, जो कि चुपचाप हमारे ज़िंदगी में एंट्री कर जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा भाई, इसको पूछा जाता है सेक्रेटली इन आवर लाइफ। नेक्स्ट है व्हाट रोक एंड पीजेंट स्लेव वैगाबॉन्डा। हैमलेट को लगता है कि कहीं ना कहीं से देखें आई एम जस्ट लाइक द हीरो ऑफ पिकारेस्क नावल अनेप वैगाबॉन्डा, मैं आवारा किस्म का हूँ, कहीं ना कहीं घूम रहा हूँ। नॉट बीइंग मैड बट इन द आई ऑफ द पब्लिक आई एम मैड गाई, आई एम मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पज, लॉइटरिंग, बेवकूफ़ की तरह मैं घूम रहा हूँ। अ पीजेंट स्लेव, जैसे पीजेंट्स मीन्स इलिटरेट पीपल हु आर द स्लेव ऑफ देयर इमोशंस देयर हैबिट्स, जो कि अपनी भावनाओं के क्या होते हैं, वह गुलाम होते हैं, अपने हैबिट्स के गुलाम होते हैं। एम आई अ कॉवर्ड, हैमलेट soliloquy, हैमलेट को डाउट हो जाता है एम आई अ कॉवर्ड, परहैप्स according to the present status Hamlet thinks that why I am escaping from the reality of our life, I have oathed, I have swear to take the revenge of my father's murder but I am going aside to it, मैं इसके बाहर जा रहा हूँ। हैमलेट महोदय की soliloquy है। नेक्स्ट है टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, अब हम क्या करें। व्हाट इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ माई लाइफ, कहता है अब तो जिए की मर जाए। आई हैव नो डिजायर टू लिव लॉन्ग लुकिंग द पिटीफुल कंडीशन ऑफ माई लाइफ, ज़िंदगी की जो कंडीशन है इसको देख करके तो बहुत नहीं लगता कि जिया जाए। कहता है वेदर इट इज़ नोबलर इन द माइंड टू सफ़र, क्या यह अच्छा होगा कि टू फेस द मेंटल टॉर्मेंटेशन 24 आवर्स लुकिंग दिस पेनफुल सिचुएशंस ऑफ माई फैमिली। हमारे परिवार की जो दुखद कंडीशन है, हैमलेट कहता है 24 घंटे जो बीसीज्ड किए रहती है, उसको देख करके तो यही लगता है कि व्हाई नॉट टू कमिट सुसाइड एंड फाइनली गेट रीड फ्रॉम द अर्थली प्रॉब्लम्स। उसको लगता है कि अंततः इस पृथ्वी की समस्याओं से हम निजात पा लें। तो यहाँ तक आपने देखा है जो लाइंस आपको लिखाई गई वह अब हैमलेट कल समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही हैमलेट समाप्त हो जाएगा, जैसे ही हैमलेट समाप्त होगा, अब कोई भी प्ले इतना लेंदी नहीं होगा, क्योंकि अब जो पढ़ाने का सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस यही है कि अब आपको क्लास के शुरू में और अंत में वीडियोज नहीं मिलेंगे। लास्ट में जो टॉपिक पूरा होगा तो उसका प्रैक्टिस सीट आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। इससे भी 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में आपका काफ़ी कुछ समय, काफ़ी कुछ वक्त बचेगा, क्योंकि जो आपको प्रश्न बनाए जा रहे थे वह मोस्टली किससे थे, जो फैक्ट पढ़ाए जा रहे थे। तो जब फैक्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं तो फिर प्रश्न बनाने की कोई ज़रूरत मैं नहीं महसूस करता। तो आज का क्लास यहीं ओवर होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, वी शैल मीट विद नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, बाय।